मैं किताबों को जब उठाता हूं तो महसूस करना चाहता हूं कि अनुभूति कैसी है, और इसी तरह की लिखावट उनकी रचना में रही है। आपके हम फॉलोअर्स हैं सर, सब्सक्राइबर बहुत अच्छा करते हैं सर। थैंक यू। रुक जाइए ना जरा सा। और आपका इलाहाबाद कैसा है? सोचो नहीं, डॉक्टर घोष कहा करते थे, कभी मत सोचो कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, अपने सत्य के बारे में सोचो, और वह भी कोई बड़ा दार्शनिक सत्य नहीं, उतना ही छोटा जितना तुम्हें जन्म से मिला है। हर आदमी की देह उतना ही सच बर्दाश्त कर सकती है जितना उसकी सीमाएं मां बाप निर्धारित करते हैं। तो ये जो कंडीशनिंग आप लोगों की हुई है, उस कंडीशनिंग से हम जैसे लोग लड़ रहे हैं। ये जो किताब है रात का रिपोर्टर, तो बहुत पहले कभी पढ़ी थी, सब कुछ दिमाग से मिट गया था। उठाकर इस किताब को मैं पढ़ने लगा तो ऐसा लगा कि कोई लेखक मेरे लिए लिखकर चला गया है कि किसी वक्त में जब तुम बहुत तरह की छायाओं से डरने लग जाओ, बहुत तरह की आहटों से घबराहट हो जाए, तो किताब मैं तुम्हारी अलमारी के सामने रख जाता हूं, जहां तुम पढ़ते हो, कभी पढ़ लेना। एक समय तक मैं इस रात के रिपोर्टर का पाठक, पर धीरे धीरे मैं पाठक से इसमें पात्र नजर आने लगा, पात्र नजर आने लगा, नायक तो नहीं कह सकता। और जो डर, कई तरह के डर, उस समय के डर से अब इसमें काफी बदलाव आ गया, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि एक राइटर ने स्टेट के डर को अपनी इस कहानी में कितनी खूबसूरती से और बहुत प्रामाणिक तरीके से दर्ज किया है। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब हम दर्शक के स्तर पर बढ़ जाएंगे, यानी हम सिर्फ इंडिया टीवी, जी न्यूज़ देखेंगे या सिर्फ हम एनडीटीवी या जजीरा देखेंगे, तो हम तो दर्शक के तौर पर बढ़ गए। मैंने क्या हम अपने भीतर नहीं किया। तो मीडिया का लोकतंत्र, अगर आप यहाँ पे कोई पत्रकारिता का छात्र मौजूद है, इस किताब को लेकर जाइए। हाँ, ये ले लिया ना आप लोगों ने? बिकी की नहीं बिकी सारी है। लोकार्पण में नवीनता की बहुत जरूरत है। इश्क भी करो, केवल किताब पढ़ते रह जाओ फिर ठीक बात नहीं होगा। हम लोग आपके साथ हैं, बहुत सुना। अकादमिक जगत का व्यक्ति, प्रोफेसर, पढ़ाने वाला, वो किसी और नजर से, कहीं और से उस संकट को देख रहा होता है। उसमें कहीं ज्यादा समग्रता होती है। विनीत की किताब पहले लाइन से जिस तरह से शुरू होती है, आप पढ़ते ही आपके भीतर का दर्शक और पाठक बदलने लगता है, और एक दूसरे को कोसता भी है कि इतने दिनों से हम अखबार उठा रहे हैं, इतने दिनों से कूड़ा टेलीविजन देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के किसी भी भूखंड में इतने खराब टेलीविजन को लोगों ने नहीं देखा होगा जितने भारत के लोगों ने देखा है। लेकिन इसके बाद भी उस संकट को आप पूरी समग्रता से नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी एजेंसियां उसके पीछे हैं। हमें तो दिखाई देता है कि एक एंकर है, उसका मालिक है, और बहुत दूर या बहुत करीब एक सरकार है, लेकिन उसके बीच भी बहुत सारी परतें हैं जो इस संकट को गढ़ रही होती हैं, बहुत रचनात्मक तरीके से, बेहद खूबसूरती के साथ, जिसे देखकर हम भावुक भी होते हैं। उस चीज को कोई वही पकड़ सकता है जो नियमित कॉलम लिखने वाला नहीं है, कि शनिवार को कुछ कूड़ा लिखना है अखबार में, और हो ही गया है तो क्या कहें, कूड़ा को और क्या कहा जाए। पर आप लोग टीवी देखना बंद किए कि नहीं? हाँ प्लीज, हाँ, ये राष्ट्रीय कर्तव्य है इस वक्त का, और देश के लिए एक ऐसा काम है जो करने में आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, पसीने भी नहीं बहते, आपको सिर्फ टीवी नहीं देखना होता है, लेकिन उसको जानना है कि इस टेलीविजन ने आपके साथ क्या किया है। जब आप ये जान जाएंगे, तब फिर आप उस मिठाई को तो नहीं खाएंगे जिसके बारे में आपको पता है कि इसका जो खोआ है वो नकली है। कम से कम मिठाई समझकर नहीं खाएंगे,
फिर आप उन खबरों को देखने लगेंगे कि नकली खोया खाने से कितने लोग बीमार पड़े, कितने लोग लंबे समय तक बीमार रहे और कितने लोगों की बीमारी का पता नहीं चला। तो विनीत हैं, हम तो इन्हीं को सुनने के लिए आए हैं। तो विनीत, हमारा पहला सवाल यही, आपको बहुत बधाई कि ये किताब आ गई है। सुशांत जी ने ज़रूर कहा, मुझे लगता है आपने ठीक कहा कि आपने मेहनत नहीं की होती तो इन्होंने मेहनत नहीं की होती। और ये इस किताब का कवर बहुत सुंदर है, तो कवर के पीछे की कहानी संपादक जी बताएंगे, बेहतर है। पर मैं ये जानना चाहता हूं, जो मैं पढ़ रहा था मेरा ध्यान इस बात पर गया कि पीआर एजेंसियों को अक्सर मैं बाहर की चीज मान रहा था। मतलब इसी परिवेश का एक बाहर का है जो टेलीविजन और सरकार के बीच उसकी भूमिका कम है या कभी नजर नहीं गई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारी एजेंसियां जिसको हम पीआर एजेंसी कहते हैं, ये किस प्रकृति का खेल रचती हैं जो हम तक कंटेंट बनकर पहुंचता है कार्यक्रम के जरिए, देशभक्ति के कार्यक्रम के जरिए, सुंदर सुंदर स्लोगन के जरिए, और हम टीवी के सामने भावुक हो जाते हैं आधे घंटे में। तो ये एजेंसियां क्या आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत के तहत हैं या बहुराष्ट्रीय एजेंसियां हैं, या इन 10 सालों के अनुभव में क्या कोई स्वदेशी एजेंसी इस तरह के करामात करने में माहिर नहीं हो पाई? इनकी जो भूमिका है जो हम नहीं देख पाते हैं, आपने क्यों ज़रूरी समझा कि ये वाली बात से किताब शुरू करें और इनकी उपस्थिति, इनकी प्रकृति के बारे में संक्षेप में रोशनी डालें, मेरी तरह ज़्यादा समय ना लें। बहुत शुक्रिया रवीश, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे हम सवाल पर आते हैं। आमतौर पर जब हम पीआर एजेंसी कहते हैं, मार्केटिंग एजेंसी कहते हैं, तो लगता है कि ये जर्नलिज्म, पत्रकारिता का विषय नहीं है। इसकी पढ़ाई तो कॉमर्स के लोग करते हैं, मैनेजमेंट के लोग करते हैं, इकोनॉमिक्स के लोग करते हैं। लेकिन ये फिर सवाल आप जब करते हैं कि भाई किस हैसियत से एक मल्टीनेशनल कंपनी का इंडिया सीईओ हमारे देश के सबसे प्रमुख का इंटरव्यू लेते हैं, ये बात लोगों को बहुत सहज नहीं लगती है। और उसी समय देश के सारे पत्रकार, बड़े चेहरे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जब एक पीआर एजेंसी का सीईओ इंटरव्यू करता है। लेकिन वो इसलिए इंटरव्यू कर रहे होते हैं क्योंकि वो पूरा क्यूरेशन जो है वो पीआर एजेंसी के तहत है। आपने जो सवाल किया रवीश, उसमें ये है कि ये इतना दिलचस्प है कि यहाँ सब क्लाइंट है, सरकार भी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी क्लाइंट है, पॉलिटिकल पार्टी भी क्लाइंट है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी क्लाइंट है। तो जब पीआर एजेंसी सबको क्लाइंट मानती है तो उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रह जाता, और तब सीईओ से बड़ा योग्य व्यक्ति कोई नहीं रह जाता कि इंटरव्यू हो। बहुत दिलचस्प है कि जिसने सोल ऑफ इंडिया डिज़ाइन किया, जिस कंपनी ने एरिक्सन वर्ल्ड वाइड इंडिया जो कंपनी है, वर्ल्ड ग्रुप की कंपनी है, उसी के बारे में बात चल रही है कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए भी संभवतः पीआर एजेंसी के तौर पर हायर की जाएगी। वही राज्य के अलग अलग टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के लिए पीआर एजेंसी के तौर पर हायर की जाएगी। आपने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल किया कि इसमें स्वदेशी कंपनियां क्या शामिल होती हैं। मज़ेदार बात यह है कि सरकार हमसे कुछ छिपाती नहीं है। उनकी वेबसाइट में वो टेंडर शामिल किया गया है, पब्लिक डोमेन में है कि G20 के लिए उन्होंने किस पीआर एजेंसी को हायर किया, कब उन्होंने टेंडर जारी किया, कब उसका सिलेक्शन किया, कब अप्रूवल किया, ये सब पब्लिक डोमेन में है। सरकार ने हमसे कुछ छिपाया नहीं है। हमने क्या किया है कि पीआर एजेंसी को दूसरे टीले पर मान रहे हैं, पत्रकारिता को दूसरे टीले पर रख रहे हैं, भाषा को तीसरे टीले पर रख रहे हैं। हमने एक लेखक के तौर पर, एक मीडिया अध्येता के तौर पर, सब अलग अलग टीले पर जो खड़े लोग हैं उसको हमने कहा आ जाओ, एक भारत समृद्ध भारत के तहत इस मीडिया को भी समझो, पीआर एजेंसी को भी समझो। और बहुत सारे हमारे मीडिया के जो छात्र हैं उनसे एक तरह से किताब अपील करती है कि यदि पत्रकारिता को समझना चाहते हो तो तुम्हें इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और वो सब पढ़ना पड़ेगा जिसके तहत एक ग्लोबल कंपनी लोकल फ्लेवर पैदा करती है और सोल ऑफ इंडिया कहती है। विनीत, यहाँ पर पत्रकारिता के भी बहुत सारे, तब तक आप साइन भी करते रहें, छात्र हैं।
और आप उत्तराखंड वाले प्रसंग में के उदाहरण से अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आनंद सून दास एक संडे टाइम्स के एडिटर का नाम है, और ये वो व्यक्ति है जहाँ से औपचारिक फेक न्यूज़ की शुरुआत होती है। मैं पहला शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर औपचारिक रूप से एक बड़े फेक न्यूज़ का अवतरण होता है। उस घटना और उस ब्यौरा के उससे ज़्यादा मुझे दिलचस्प लगा उस रिपोर्टर का पूरे ब्यौरे के साथ नाम दर्ज करना। तो बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि वो जो करते चल रहे हैं लोग उन्हें भूलते भी जा रहे हैं, पर लगा कि कोई पीछे है जो चोर पकड़ रहा है। पर आप इसी प्रसंग को लिखते हुए पत्रकारिता के छात्रों के लिए व्यंग्य के लहजे में ही नई संभावनाएं और नई जगहों की बात करते हैं कि आप, उसका मतलब मैंने यही समझा कि आप सीधे बीजेपी या कांग्रेस के आईटी सेल में चले जाएं, उनकी पार्टी के लिए काम करने लग जाएं। अब उन्हीं के मंचों से, उन्हीं के हिसाब से पत्रकारिता संभव है। ये सारी पीआर एजेंसियां की गोद में और सरकार का जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना है व्यापक, उसमें बंद कर रह गई हैं। देखिए, मैंने ये बात इसलिए कही कि भाई आप न्यूज़ रूम में जा कर के इस बात को लेकर घुटते रहो कि मैं पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। इससे बेहतर है ना कि आप एक ग्लोबल मल्टीनेशनल पीआर एजेंसी में जाओ, वहाँ आइडिया पिच करो, और वो जो आइडिया पिच करोगे वो अखबार की हेडलाइंस बनेंगे, उस पर एडिटोरियल लिखे जाएंगे, उस पर फीचर लिखा जाएगा। तो दिमाग में किसी तरह का ये जाला नहीं रहे, ये मुगालता न रहे कि हम पत्रकारिता करने आए थे और हम पीआर कर रहे हैं। मेरी अपनी समझ है कि जब आप पीआर एजेंसी में रह करके पीआर प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी तरह के बैगेज से, किसी तरह के गिल्ट से, किसी तरह के सप्रेशन से एकदम मुक्त रहोगे। मैं यहाँ पर पीयूष पांडे जी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने पांडेमुनियम में पूरी बात बहुत विस्तार से की है, जिन्होंने डिज़ाइन किया है अब की बार, वो कितना खुलकर बात कर रहे हैं। पीयूष पांडे हिंदुस्तान का वो चेहरा है जिन्होंने सबसे ज़्यादा एक के बाद एक वो विज्ञापन बनाए जो पूरे भारत को इनक्रेडिबल इंडिया, सेकुलर इंडिया, लोकतांत्रिक देश के तौर पर दुनिया भर में स्थापित करता है। आप पीयूष पांडे के एक एक विज्ञापन को उठाकर देखिए, आप पाएंगे कि उन्होंने इस भारत को, इस भारत के घरेलू जीवन को, घरेलूपन को, भाषा को और स्त्री को बहुत बारीकी से समझा है। और वो व्यक्ति 2014 में पूरे कैंपेन डिज़ाइन करता है, कोई गिल्ट नहीं है उनको, और वो बहुत साफ तौर पर कहते हैं, जिनके लिए वो डिज़ाइन करते हैं वो कहते हैं ही इज़ अ फाइन प्रोडक्ट। वो अपनी पूरी बातचीत में, जिसे आप पॉलिटिशियन कह रहे हो, जिसे आप नेता कह रहे हो, जिसे आप सीएम कह रहे हो, उसके लिए वो प्रोडक्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जिसे हम आईटी सेल कह रहे हैं उसे बाकायदा स्टार्टअप कहा जा रहा है। इस देश की जो सबसे बड़ी आईटी सेल है उसको स्टार्टअप कहा जा रहा है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब शब्दावली और पूरा ऑपरेशन, पूरा ट्रीटमेंट पीआर एजेंसी के तहत हो रहा है, तो हम बेवजह का गिल्ट में रहकर क्यों पत्रकारिता न्यूज़ रूम में आकर घुटें। खुलकर आप पीआर एजेंसी के हिसाब से सोचें तो आपको वहाँ पर ज़्यादा करियर पर्सपेक्टिव, क्योंकि देखिए रवीश, आप भी जानते हैं मोर और लेस पत्रकारिता के नाम पर 2BH को 3BH ही करना है ना, 3BH को तो 4BH के ही करना है ना, नॉर्मल गाड़ी से लेके SUV ही करना है, वो ज़्यादा पीआर एजेंसी में बेहतर ढंग से हो सके। एक दूरदर्शन पे बात करना चाहता हूँ, पब्लिक ब्रॉडकास्टर का, इसकी प्रकृति में क्या बदलाव आया है? क्या इसने भी कोई मुख्य भूमिका अपनाई है? आमतौर पर मीडिया के परिवेश में इसकी उपस्थिति तो रही है, लेकिन इसी तरह से रही है कि सरकार का कोई अंग है, सरकार इस पर कुछ अपनी प्रेस रिलीज देना चाहती है। पर आपको लगता है कि 10 साल में दूरदर्शन के स्वभाव में, प्रकृति में, सामग्री में आपने कोई परिवर्तन देखा है? और वो परिवर्तन क्या प्राइवेट न्यूज़ चैनलों से अलग है या उनके जैसा है? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। दूरदर्शन इस बात के लिए बदनाम रहा है, रविकांत सर हमारे साथ बैठे हैं, दूरदर्शन को सरकारी भोपू के तौर पर पहचान बनी रही है। दूरदर्शन को एक समय राजीव दर्शन कहा जाता था। दूरदर्शन के लिए कहा जाता था कि नेहरू वॉज विजनरी, शास्त्री वाज रिविजनरी एंड इंदिरा वॉज टेलीविजनरी। मतलब दूरदर्शन का मतलब सरकारी तंत्र, सरकारी चेहरे। लेकिन पिछले कुछ सालों से दूरदर्शन के मूल चरित्र में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये कि सत्ताधारी सरकार से कहीं ज़्यादा कई बार प्राइम टाइम में
वो विपक्षी पार्टियों को दिखाता है। दूरदर्शन विपक्षी पार्टियों पर लगातार प्राइम टाइम शो करता है और रोज अपने दर्शकों को बताता है कि इस लोकतंत्र में विपक्ष की जरूरत है ही नहीं। यानी रोज आपको एक ऐसी चीज दिखाई जाए और कहा जाए खा मत लेना, ये इस्तेमाल की चीज नहीं है। ये दूरदर्शन का चरित्र बदला। एक किताब लिखी है अशोक श्रीवास्तव ने, 2 टूक प्रोग्राम करते हैं वो, और वो पूरी किताब इस बात पर केंद्रित है कि कैसे उन्होंने एक इंटरव्यू लेना चाहा और उस इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट करने से दूरदर्शन ने रोक दिया। अपनी उस पूरी किताब में, मैं किताब का नाम इसलिए यहाँ नहीं लेना चाहता कि हमारे मीडिया के छात्र थोड़ा गूगल करें, खोजें और उन प्रकाशकों की भी कुछ किताबें खरीदें। मैं यहाँ पर एक किताबों की सूची बताने लग जाऊँगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अलावा भी आप बहुत सारी किताबें खरीदें। तो अशोक श्रीवास्तव उस पूरी किताब में बार बार दोहराते हैं कि दूरदर्शन प्रोफेशनल नहीं है, दूरदर्शन प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन वो संभावित देश के प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उसके पहले अपने एक दोस्त को, राजीव को बताते हैं, राजीव शर्मा को, कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। और वो व्यक्ति अगले दिन अखबार में छाप देता है, इंटरव्यू का जो हेडलाइन है वो अखबार में छाप देता है। लोक सत्य के नाम से अखबार में वो इंटरव्यू का हिस्सा छप जाता है जो दूरदर्शन के लिए लिया गया। आप मुझे बताइए रवीश, दूरदर्शन का ये पत्रकार प्रोफेशनल रहा? नहीं रहा। दूसरी बात ये कि उस पूरी किताब में बार बार ये कहा जा रहा है कि दूरदर्शन में रह के मैं बहुत घुटन महसूस करता हूँ, यहाँ मैं खुलकर बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और इंटरव्यू के दौरान एक दूसरी लीड कैमरा में डाल दी जाती है, और जब कैमरे में दूसरी लीड डाल दी जाती है, उस एंकर को पता ही नहीं चलता कि कोई दूसरे कैमरे की भी लीड उसमें डाली गई है। बाद में जब पता चलता है कि एक दूसरे राज्य की सरकार ने अलग से कैमरा में रिकॉर्ड करवाया है, तब वो कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है, ये स्मार्ट मूव है उनका। क्या आज जो मौजूदा हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टी है, दूरदर्शन उस स्मार्ट मूव का मौका देने के लिए तैयार है? ये हमारे पब्लिक ब्रॉडकास्टर का चरित्र बदला है। और इसमें एक बात मैं भाषा को जोड़ता हूँ, जो कि बहुत दूरदर्शन की भाषा अलग अलग दौर में अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, गठबंधन की सरकार रही, लेकिन हमारा एतबार इस बात पर बना रहा कि कम से कम आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए आप हिंदी और अंग्रेजी सीख सकते हैं। ये कहते हुए बहुत जिम्मेदारी से, मुझे पूरी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर की जो भाषा है वो इस देश में नागरिक पैदा नहीं करता। वो भाषा लगभग ट्रोल की भाषा है, क्योंकि भारत में पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ही है कि वो 5 साल में एक बार मतदाता होगा, बाकी समय वो देश का नागरिक होगा और उसके भीतर नागरिक समझ विकसित की जाएगी। आज यह माध्यम 5 साल एक मतदाता के रूप में कैसे काम करे, उसकी तरह व्यवहार करे, इस दिशा में ये माध्यम काम कर रहा है। इस किताब को गला फंस गया, किताब खरीद लिए ना? नहीं खरीदा नहीं, माफ कीजिएगा। इस किताब के लिए जब आप संदर्भ जुटा रहे थे, लिख रहे थे, देख रहे थे, तो क्या आप भी कई पत्रकारों की तरह निराश हो रहे थे कि जिस मीडिया को आपने विषय बनाया वो विषय एक तरह से भरभरा रहा है और जो भी उसके मकसद रहे हैं उस पेशे के, वो उस पेशे मकसद से बहुत दूर जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। आप पढ़ाते भी हैं, तो क्या आपको लगता रहा कि मैं एक ऐसा मीडिया परिदृश्य देख रहा हूं जहां मेरे ही पढ़ाए छात्रों के लिए कोई भविष्य नहीं, मैं जिन चरित्रों को, किरदारों को देख रहा हूं टेलीविज़न के ऊपर, उनका ही भविष्य अब इस माध्यम में कई प्रकार से उसकी कोई जगह नहीं रही, कोई बची नहीं। जब मैं संदर्भ जुटा रहा था तो रवीश, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और एमफिल पीएचडी आते आते लगभग अघोषित रूप से तय हो जाता है कि आप किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे। इस प्रोफेसर के स्टूडेंट हैं, उस प्रोफेसर के स्टूडेंट से बात करने लग जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैंने अपने भीतर शुरू से ये समझ रखी कि ये मेरे चॉइस का मामला नहीं है कि मुझे एनडीटीवी इंडिया पसंद है, दूरदर्शन पसंद है और जी न्यूज़ और इंडिया टीवी पसंद नहीं है। जनाब जो दूसरी किताबों को लेकर आ रहे हैं ऑटोग्राफ के लिए, लोकतंत्र में श्रम का बहुत महत्व है।
और जो लेखक आपसे बात कर रहा है उसने बहुत श्रम किया है। मुझे सभी किताबों से प्यार है, लेकिन कुछ मिनट हमें अपनी किताब से विचार कर लेने दीजिए। प्लीज गिव मी माय ओन स्पेस। तो मैंने कोई खित्तेबाजी नहीं की। आप जब कहते हैं, आप माने जब हम मीडिया विमर्श कहते हैं तो कहते हैं मीडिया बटा हुआ है। हालांकि अब बटा हुआ नहीं है, एक तरफ हो गया, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया का है वो तो सब धीरे धीरे यूट्यूब की तरफ अंतिम ठिकाना जिसको हम कहते हैं जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब हम दर्शक के स्तर पर बढ़ जाएंगे, यानी हम सिर्फ इंडिया टीवी जी न्यूज़ देखेंगे या सिर्फ हम NDTV या जजीरा देखेंगे, तो हम तो दर्शक के तौर पर बढ़ गए। मैंने क्या हम अपने भीतर नहीं किया। मैं आपको सच बताऊं रवि, जब मैं प्राइम टाइम में खुद आता था NDTV पर, उस समय मैं DNA देखता था जी न्यूज़, और जो जिस शो में मैं आता था उसको मैं सुबह रिपीट टेलीकास्ट देखता था। आपसे जितनी मेरी बात NDTV प्राइम टाइम के दौरान हुई, मैंने सारे एपिसोड सुबह देखे, और उस समय जी न्यूज़ देखा, इंडिया TV देखा, TV9 भारतवर्ष देखा। मेरे लिए चुनाव नहीं था। अब मैं एक संदर्भ में दिलचस्प बात बताऊं। मुझे एक किताब के बारे में पता चली ऑर्गेनाइजर से। ऑर्गेनाइजर अमूमन हाथ में दिख जाए, 5 जने हाथ में दिख जाए तो आप कहेंगे क्या मीडिया पर समझ बना रहा होगा यह व्यक्ति। ऑर्गेनाइजर में ऐसे किताब के बारे में मुझे जानकारी मिली और मुझे लगा कि कैसे इसमें छाप दिया। तब मुझे समझ में आया कि रिव्यू करने वाले भी कई बार बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। किताब पर जिस व्यक्ति की तस्वीर थी उसे देखकर उस पर रिव्यू छाप दिया, और वो पूरी किताब उस व्यक्ति के खिलाफ जाती है। उस किताब में बताया गया है कि कैसे एक राज्य का त्यौहार डांडिया पूरे देश का त्यौहार बनाया जाता है, कैसे पेड कंटेंट चलाए जाते हैं, देश का नंबर 1 चैनल पेड कंटेंट को कैसे न्यूज़ कंटेंट में बदल के चलाता है। कुछ किताबें ऐसी हैं जो शेखी बघारने के अंदाज में लिख दी गई। मैं अगर खित्तेबाजी के तहत, मेंटल डिवीजन के तहत अगर काम कर रहा होता तो ऐसे बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पत्रिकाएं मेरे हाथ नहीं लगती, क्योंकि इन सारी किताबों में ऐसा क्या होता। तो हमारे मीडिया के जो छात्र हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये आपके लिए ये सुविधा ही नहीं है कि आप ये पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये देखेंगे या नहीं देखेंगे। मुझसे कई लोग कहते हैं कि अभी तक आप आज तक जी न्यूज़ NDTV में क्या देखते हैं। मैं कहता हूं कि तसल्ली मिलती है। तो आप सो जाते हैं, आपको किताब नहीं लिखनी, मुझे किताब लिखनी है, और मुझे एक नहीं बहुत सारी किताबें लिखनी है। मुझे तब तक किताबें लिखनी है जब तक मैं टच स्क्रीन से मोबाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसलिए आप जिस संदर्भ की हम बात कर रहे हैं वो ये कि संदर्भ एक मीडिया के लिए 360 डिग्री फॉर्मेट में है। जितने शहर में होर्डिंग्स हैं, ये होर्डिंग्स का देश होने जा रहा है। आने वाले समय में इसे हम होर्डिंग के देश के रूप में जानेंगे। इस होर्डिंग्स, कटआउट, इस पैम्पलेट के जरिए हम मीडिया को कैसे समझें, ये 360 डिग्री फॉर्मेट में हमने समझने की कोशिश की। आप लोगों को भी कोई सवाल पूछना है विनीत से, पूछिए। एक सवाल है, संदर्भ सूची में देख रहा था, करीब करीब 50 या उससे अधिक, 60 से अधिक पन्ने इस पर खर्च किए गए हैं। मैं इसके अनुभवों के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, और शायद इसलिए भी मुझे ये किताब पसंद आई कि जो भी आप कह रहे हैं उसका एक संदर्भ है, जो बातें आप कह रहे हैं उसका एक पता मालूम है कि कहाँ से ये बातें ली गई हैं। तो कोई भी अगर जो टेलीविज़न देख रहा है वो एक तरह से वो भी टेलीविज़न का छात्र ही है या मीडिया का छात्र है, वो उसे पढ़ेगा तो और भी चीज़ें पढ़ने के लिए क्रॉस चेक करने की प्रवृत्ति उसमें जागेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किताब पढ़ें तो जहाँ संदर्भ सूची देखें वहाँ किताब ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि थोड़ा आगे चलना चाहिए ताकि किताब पता चले कि कुछ और भी किताबें कहाँ से शुरू हुई थी। संदर्भ तो मैंने इसलिए इतना ज़्यादा दिया है जिससे पढ़ने के बाद हमारे पाठकों को ये मुगालता ना हो रहे कि इस देश में सिर्फ यही एक व्यक्ति है जो मीडिया को जानता है। इसके बहुत सारे पुरखे पूर्वज रहे हैं जिन्होंने 70 में, 72 में, 78 में, 2009 में, 10 में किताबें लिखी है। तो मैंने अपनी किताब लिखने के दौरान उसे बतौर संदर्भ इस्तेमाल किया। दूसरी बात ये कि जब हमने रेफरेंस इसलिए दिया, बहुत सारे फुटनोट्स हैं उसमें, रेफरेंस इसलिए हैं क्योंकि मैं चाहता था कि मीडिया विमर्श निजी विचार की चीज़ नहीं है। रवीश, मैंने पूरी किताब में एक वाक्य नहीं लिखा है कि मीडिया को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है, और मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकार इतनी खूबसूरती से मीडिया को समझती है, हमारी सरकार मीडिया के लिए इतने खूबसूरत प्लान्स बनाती है, उसके बाद इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं।
हमारी ये सरकार शुरू से कर रही है, आज से नहीं कर रही है। 1959 में दूरदर्शन आया, मैकब्राइड कमीशन है, बनर्जी की रिपोर्ट है, पीसी जोशी की रिपोर्ट है, इन सारे रिपोर्ट में लगातार चिंता जाहिर की गई है कि भाई जिस इरादे के लिए दूरदर्शन रेडियो की शुरुआत की गई, उस इरादे से वो भटक रहा है। और मौजूदा सरकार तो मीडिया के बारे में इतना अच्छा सोचती है, केवल एक्ट लाने जा रही है, इसमें इतनी सुंदर सुंदर बातें लोकतंत्र को बचाने की है, तो मैं अपनी ऊर्जा और समय क्यों लगाऊं कि मीडिया कैसा होना चाहिए। मैं सिर्फ उस वादे को, उस इरादे को और उस दावे को याद दिला रहा हूँ। एक बड़ी दिलचस्प मीडिया का फॉर्मेट ईजाद हुआ है। एक ही मीडिया हाउस है, एक फेक न्यूज़ फैलाता है और दूसरा कहता है कि फेक न्यूज़ बंद करते हैं हम। एक फैक्ट चेकर है और एक फेक न्यूज़ स्प्रेडर है। माने एक कमरे में फेक न्यूज़ फैला रहे, माने एक कमरे में अगर कपार फोड़ दिया जा रहा है तो दूसरे में मरहम पट्टी डिटॉल की व्यवस्था की जा रही है। अब जब मैं इस सिरे से मीडिया को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे अपनी ऊर्जा और समय इस बात में नहीं लगाने की कहीं ज़रूरत महसूस होती है कि मीडिया को कैसा होना चाहिए। हमने पुराने वादे को सिर्फ याद दिलाया कि आप क्या कह रहे हैं। हमारे जो आईबी मिनिस्टर हैं क्या शानदार बात करते हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग। हमारे अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप देखिए दूरदर्शन के बारे में क्या राय रखते हैं। वो कहते हैं जन आकांक्षाओं का विकास सिर्फ दूरदर्शन आकाशवाणी से हो सकता है। अब मैं इस बात को क्यों दोहराऊं। एक टीवी 9 भारतवर्ष है, वो जो चैनल लॉन्च हुआ था उसका प्रोमो देखिए, एकदम सतयुग आ गया। लगा कि फेक न्यूज़ तो 10 दिन, 17 दिन, 15 दिन में एकदम बिल्कुल साफ़ी हमदर्द का जैसे होता है ना, ब्लड प्यूरिफायर। अब देखिए टीवी 9 भारतवर्ष। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि आपने क्या वादा किया था और आप क्या कर रहे हैं। अंतिम बात इसमें मैं जोड़ता हूँ रवीश, ये जितनी सारी बातें हम कर रहे हैं और जिस दौर में हमने किताब लिखी है, ये एरर 404 पत्रकारिता का दौर है। एक ऐसा दौर जिसमें पत्रकार अपनी ही लिखी हुई चीज़ों को मिटा रहा है, हटा रहा है। इतना क्रूर तो हमारे आपके एक्स भी नहीं हुआ करते थे। कम से कम इंस्टा पर ब्लॉक करती है, व्हाट्सएप पर तो जीमेल की गुंजाइश छोड़ के रखती है कि कभी मिल जाएंगे तो बात मुलाकात होगी। हमारे पत्रकार, हमारे मीडिया कर्मी जब अपने ही काम को हटा रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ से डिलीट कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति को अपने काम पर एतबार नहीं है उससे या तो संकोच करता है, या उसको शर्म आती है, या उसको हिचक होती है। जो व्यक्ति अपने काम के महत्व को नहीं समझ पा रहा है और उसे डिलीट कर रहा है, उससे हम क्या और कितनी उम्मीद करें। पूरी किताब में 328 पेज की किताब है। हमने वादों को याद दिलाया है, हमने इरादों को याद दिलाया है, दावों को याद दिलाया है, और सिर्फ बड़ी बहुत सहजता से पूछा है कि जब इतने सारे वादे आपने कर लिए तो फिर स्क्रीन पर वो दिखाई क्यों नहीं देता। आप जब फैक्ट चेकर हैं तो आप फेक न्यूज़ कैसे फैला ले रहे हो। आपको सरकार ने लाइसेंस खबर के लिए दी है तो आप फेक न्यूज़ कैसे फैला रहे हो। हमने सिर्फ इन सारी बातों को याद दिलाने की कोशिश की है। कहीं से मैंने नहीं कहा है कि मीडिया को ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर विनीत, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किताब कितनी अच्छी होगी। और खुश होने की बात है, गर्व करने से आजकल बहुत घबराहट होती है, कम थोड़ा गर्व किया कीजिए। खुश होने की बात है कि हिंदी में इस तरह से व्यवस्थित तरीके से किताब लिखी गई है, और ये किताब अंग्रेज़ी में लिखी गई मीडिया पर बहुत अच्छी अच्छी किताबों के समकक्ष है। मैं ऐसा भी दावा नहीं करना चाहता, ये भी अच्छी बात नहीं है जब मैं कह रहा हूँ कि आप गर्व ना करें, खुश रहें, पर ये अच्छी बात है कि हिंदी में लिखी गई है। इस किताब के आधार पर अच्छे पाठक बनेंगे, अच्छे पत्रकार बनेंगे, कम से कम उन्हें अपने पेशे की जो बीमारियां हैं वो समझ में आएंगी और संभावनाओं के द्वार नज़र आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप में से जिन लोगों ने ये किताब मीडिया का लोकतंत्र 399 रुपये में ख़रीदी है। अगर आपने मेरा नाम पहले लिया होता तो 10 रुपये की छूट मिलती, लेकिन अब आप चूक गए हैं, पर कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मालूम नहीं वो तो कहने का अपना तरीका है, पर बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज नहीं खरीद सके वो अमेज़न से, इंटरनेट से आप ज़रूर ख़रीदिए और इसको पढ़िए, पढ़ने के लिए ख़रीदिए। जब आप तय कर लें कि हम इस किताब को पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि आपको अफसोस नहीं होगा, आप कुछ पहले से ज़्यादा जानकर बाहर निकलेंगे टेलीविज़न के बारे में, जो आपकी हालत और हालात का एक बड़ा कारण वह भी है। धन्यवाद। अब आप सब जाएं, मैं बलून के सहारे ऊपर जा रहा हूं। रवीश, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर निर्बल होगे तो आप
आपके जीवन को देखते हैं जिस तरह से आप दिल की हड्डी सीधी कर ये इतनी जेनरस बात है जो आपको बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि निर्मल जी की किताबें राजकमल से आ रही हैं, क्योंकि मैं किताबों को जब उठाता हूँ तो महसूस करना चाहता हूँ कि अनुभूति कैसी है, और इसी तरह की लिखावट उनकी रचना में रही है। हमने ज़िंदगी में दो तरह के साहित्यकारों के बारे में जाना था, अब तो कई प्रकार के हो गए हैं। पहले मैं यही जानता था कि एक सिलेबस वाले साहित्यकार हैं जिनको पढ़ना ही पड़ता है, वो अच्छे होते थे, और एक सिलेबस से बाहर वाले साहित्यकार थे। तो इतिहास की दुनिया में आ गया तो ऐसे ही किसी एक दोपहर किसी आवाज़ ने दस्तक दी कि तुमने निर्मल वर्मा को पढ़ा है। वो इसी दिल्ली में, ये 94-95 की बात होगी। तो मैं ठिठका कि क्यों पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद मैं उनको पढ़ने लगा और पेशे में आया तो तब तो बहुत संक्षिप्त इंटरव्यू चला करते थे टेलीविज़न में। तो एक दो मौका पटपड़गंज के उनके फ्लैट में जाकर इंटरव्यू करने का मौका मिला। 2014 के बाद ये जो किताब है रात का रिपोर्टर, तो बहुत पहले कभी पढ़ी थी, सब कुछ दिमाग से मिट गया था। उठाकर इस किताब को मैं पढ़ने लगा तो ऐसा लगा कि कोई लेखक मेरे लिए लिखकर चला गया है कि किसी वक्त में जब तुम बहुत तरह की छायाओं से डरने लग जाओ, बहुत तरह की आहटों से घबराहट हो जाए, तो किताब मैं तुम्हारी अलमारी के सामने रख जाता हूँ जहाँ तुम पढ़ते हो, कभी पढ़ लेना। उठाया छोड़ दिया, उठाया छोड़ दिया। एक सुबह उठा और इसको पढ़ना शुरू कर दिया। तब पता चला कि एक समय तक मैं इस रात के रिपोर्टर का पाठक, पर धीरे धीरे मैं पाठक से इसमें पात्र नजर आने लगा। पात्र नजर आने लगा, नायक तो नहीं कह सकता मैं। और जो डर, कई तरह के डर, उस समय के डर से अब उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि एक राइटर ने स्टेट के डर को अपनी इस कहानी में कितनी खूबसूरती से और बहुत प्रामाणिक तरीके से दर्ज किया है। आप किसी भी पन्ने पर जाते हैं, यहाँ तक कि दोपहर का खालीपन भी आपको डराता है, और बहुत सारे लोगों की मौजूदगी भी आपके भीतर डर पैदा करती है। लाइब्रेरी के भीतर का जो सन्नाटा है और बाहर की जो रोशनी है, और उसके बीच में किसी के भी अचानक आ जाने की एक घबराहट लेकर कोई रिपोर्टर अपना रिपोर्टाज लिख रहा है, और संयोग से वो बस्तर पर लिख रहा है, जिस बस्तर की बात करने पर कई तरह के आरोप लगाकर इसी दौर में हमारी आंखों के सामने 5-5, 6-6 साल के लिए लोग जेल में डाल दिए गए। तो इसलिए भी आज सुबह भी मैं पढ़ रहा था, मुझे लगा कि जिस लेखक को मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना तो बनता है कि जाने से पहले कुछ पढ़ता चलूँ। तो मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, अगर लंबा नहीं हो रहा है तो। एक छोटा सा हिस्सा है। सोचो नहीं, डॉक्टर घोष कहा करते थे, कभी मत सोचो कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। यहां अभी वो साउंड कैनन बहुत ज्यादा है, किसान आंदोलन वाला, लेकिन कोई बात नहीं। सोचो नहीं, डॉक्टर घोष कहा करते थे, कभी मत सोचो कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अपने सत्य के बारे में सोचो, और वह भी कोई बड़ा दार्शनिक सत्य नहीं, उतना ही छोटा जितना तुम्हें जन्म से मिला है। हर आदमी की देह उतना ही सच बर्दाश्त कर सकती है जितना उसकी सीमाएं माँ बाप निर्धारित करते हैं। तो ये जो कंडीशनिंग आप लोगों की हुई है, उस कंडीशनिंग से हम जैसे लोग लड़ रहे हैं। पर निर्मल जी कह रहे हैं ज्यादा आपके बारे में मत सोचो,
पर आप हमारे बारे में सोचना शुरू कीजिए। हर आदमी की देह उतना ही सच बर्दाश्त कर सकती है जितना उसकी सीमाएं माँ बाप निर्धारित करते हैं। पशु और पक्षी इस सत्य को जानते हैं, सिर्फ आदमी नहीं। वे हंसते हुए कहते थे, इसलिए आदमी की आत्मा कलपती है। भागो और भूल जाओ ये तुम्हारी टांगें हैं, ये तुम्हारा हाथ, तुम्हारा धड़कता हुआ दिल, तभी तुम हल्के हो सकते हो। फिर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। जानते हो संत और सन्यासी कौन होते हैं? वे लंबी दौड़ वाले ओलंपियन खिलाड़ी होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स। वे भागते नहीं, एक जगह खड़े रहते हैं और मुक्त होकर तीनों लोकों की परिक्रमा कराते हैं। सिनेमा का स्क्रीन देखा है, कितना छोटा होता है, किंतु उस पर सारी दुनिया की फिल्म देख सकते हो। तुम कैसे रिपोर्टर हो जिसे अपने ही स्क्रीन का कोई पता नहीं? तो इतना ही छोटा सा हिस्सा है। तो आप सभी मेरी तरफ से ये लेते चले जाइए। अगर काउंटर पे फ्री नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, खरीद कर चले जाइए। और थोड़ी देर बाद हम मीडिया के लोकतंत्र विनीत कुमार की किताब है, उस पर बात करेंगे ही। पर मेरे लिए एक चक्र पूरा होने के जैसा है। आज भी मैं उस आवाज़ को पहचानता हूं और उस आवाज़ का बहुत शुक्रगुजार हूं जिसने पहली बार कहा था, तुमने निर्मल वर्मा को पढ़ा है। 20-25 साल हो गए मैंने पढ़ा है और मुझे आज मौका मिला है निर्मल वर्मा की पुस्तकों के न जाने कितनी बार के पुनर्लोकार्पण के अवसर पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो ये मेरे लिए कोई ज़रूर अच्छा सा दिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।